नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो सावधान हो जाइए, इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि 3 साल कोरोना महामारी के बाद अब इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने फिर से चिंता बढ़ा दी। कुछ महीने से सर्दी जुकाम और बुखार के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये जानलेवा भी बनता जा रहा है। कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में H3N2 से मौत हुई। कुछ दिन पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बताया कि बीते 2-3 महीनों में इन्फ्लुएंजा वायरस के ए सब टाइप के इस तरह का वायरस जो फैल रहा है, इससे बचने की जरूरत है। एक्सपर्ट का कहना है कि H3N2 के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। H3N2 के लक्षण कोरोना की तरह हैं, जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसकी चपेट में आने के बाद लोगों को थकान और कमजोरी से उबरने के लिए काफी लंबा वक्त लगता है, तो काफी खतरनाक है। अगर आपको इस तरह के किसी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अस्पताल जाइए, डॉक्टर से दवा लीजिए, लेकिन पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है। एक के बाद एक जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। अब एक बार फिर से जानलेवा बीमारी H3N2 ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए। आइए ग्राफिक के जरिए जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कैसे बचाव करें। अगर किसी को हो जाता है तो बचाव कैसे हो। मास्क पहने और भीड़ भाड़ से बचें, भीड़ में ना जाएं। मास्क पहनकर ही बाजार या मार्केट में जाएं, घर से निकलें। बार बार आंखों और नाक को छूने से बचें। जैसे कोरोना में बचाव करते थे, वैसे ही इसमें नाक और आंख को छूने से बार बार बचें। खांसते या छींकते वक्त मुंह नाक ढककर आप छींकें या फिर खांसें, क्योंकि दूसरे को भी हो सकता है ये वायरल बीमारी है। बुखार या बदन दर्द होने पर तुरंत पैरासीटामोल लें, डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी सलाह पर ही दवाइयां खाएं। किस तरह से बचाव कर सकते हैं उसको समझिए। इन दिनों बहुत ज्यादा चल रहा है, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। बाजार में या घर से बाहर निकलें तो फिर मास्क पहनकर निकलें। तो ये लक्षण है। इसके अलावा आइए ग्राफिक के जरिए जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरल ने कितने लोगों की मौत हुई है इससे। तो देश में जानलेवा वायरस की एंट्री हो चुकी है। आखिर ये क्या है वायरस, इसको भी समझने की जरूरत है। तो ये जानलेवा वायरस है, कई लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में लोगों की मौत हो चुकी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। वायरस से देश में 2 मौतें हो चुकी हैं। तो साक्षी शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता फुलन पे माफ कीजिएगा, सीधे हमारे साथ जुड़ गई चंडीगढ़ से। साक्षी, अस्पतालों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। H3N2 जो वायरल है ये लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में क्या कुछ हालात हैं और सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए? जी बिल्कुल, देखिए अगर H3N2 वायरस की बात करें तो इसकी हरियाणा में भी एंट्री हो चुकी है। अगर देश भर की बात करें तो जनवरी से अब तक तकरीबन 3000 केसेस आ चुके हैं। देश भर में अब तक 2 मौतें हुई हैं, एक कर्नाटक में और एक हरियाणा में। हरियाणा में जींद में एक लगभग 80 साल के बुजुर्ग की H3N2 वायरस की वजह से मृत्यु हुई है। हालांकि इस मरीज को लंग कैंसर भी था और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग फिलहाल इस मामले की जाँच कर रहा है कि आखिर इस मरीज की जो मौत है वो लंग कैंसर की वजह से हुई है या फिर H3N2 वायरस वजह से हुई है। हालांकि इनमें H3N2 वायरस की भी पुष्टि टेस्ट के बाद हुई थी। इसके अतिरिक्त भी 10 केसेस हरियाणा में अब तक ऐसे सामने आए हैं जो H3N2 वायरस के लिए पॉजिटिव सामने आए हैं। इसके अलावा भी 40% मरीज अस्पतालों में फिलहाल ऐसे पहुंच रहे हैं जिनमें लक्षण कुछ ना कुछ इस तरह के ही हैं जो कि H3N2 वायरस के हैं। जिस तरह से सर्दी जुकाम हो गया या तेज बुखार हो गया, खांसी हो गया या छाती जमी होना हो गया, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ज्यादातर वो सामने आ रहे हैं। हालांकि
गृह मंत्री अनिल विज ने ये निर्देशित कर दिया है कि हर अस्पताल में ओपीडीज में जो फ्लू वार्ड्स हैं वो जी। अलग से बनाया जाए और इस तरह के जी। जो पेशेंट्स हैं उन्हें वहां पर रखा जाए। एडवाइजरीज भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। एडवाइजरी जो H3N2 वायरस के लिए है वो तकरीबन जिस तरह कोविड के लिए गाइडलाइंस थी वही एडवाइजरी इसके लिए भी है कि आप मास्क का उपयोग करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अगर इस तरह का सर्दी जुकाम बुखार अगर आप महसूस करते हैं, खांसी अगर लगातार ज्यादा दिन तक बनी रहती है तो आप अपने आप को अकेले में रखे, थोड़ा लोगों के साथ बीच में अपने परिवार के बीच में ना जाए लेकिन ताकि संक्रमण जो है साक्षी वो एक उन तक सवाल ना ये फैले। है तो कुछ कि इस तरह के गाइडलाइन तो सरकार ने जारी कर दी, लेकिन क्या आपको बाजारों में या बाहर या दफ्तरों में वो गाइडलाइन पालन करते दिखाई दे रहे हैं क्या लोग? जी देखिए, हरियाणा की भी अगर बात करें तो फिलहाल ये जो गाइडलाइंस है ये मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं है। जिस तरह कोविड में कहा गया था कि मास्क लगाना मैंडेटरी है, इस पर फाइन लिया जाएगा, तो फिलहाल इस तरह की कोई मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं जारी की गई है। लेकिन सरकार ने एडवाइजरी जारी कर ये जरूर कहा है कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए अगर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये लोगों के लिए अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल, अगर लोगों के लिए आम बाजारों में बात करें, अस्पतालों में भी बात करें तो चीजों लोग का बहुत इस्तेमाल ज्यादा करें, इन गाइडलाइन का पालन करें। राहुल आर्य रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, रोहतक पीजीआई में क्या H3N2 के मामलों के मरीज काफी ज्यादा आ रहे हैं, क्या स्थिति है रोहतक के पीजीआई में? देखिए, यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेकर भी जो डॉक्टर्स हैं या जो स्टाफ है मेडिकल का वो अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात, जो एक हरियाणा में डेथ हुई है वो यही पीजीआई में हुई है, जो जींद के बुजुर्ग थे। और जो उनकी डेथ के बाद जो उनकी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, मगर उसको लेकर के जो पीजीआई प्रशासन है वो अलर्ट है। यहाँ पे जो टेस्टिंग की है वो सुविधा भी की गई है। और इसको जो मेडिकल लैंग्वेज में जो नाम दिया गया है वो H3N2 नाम दिया गया है। मगर जिस तरीके से लोग 2 दफा कोरोना को झेल चुके हैं तो वो थोड़े से मैसेज में इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि फिर कोरोना जैसी कोई भयानक बीमारी आ सकती है। और जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये डायरेक्शन दी गई है, निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई इस वायरस से अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए फिर कम से कम उसको अलग रहना चाहिए, उसको मास्क लगाना चाहिए या जल्दी से उसको अपना मेडिकल चेकअप करना चाहिए। तो वो तमाम जो एडवाइजरी हैं उन पर भी उनको भी संदेश के तौर पर फैलाने की प्रशासन की राहुल, जो क्या एक्सपर्ट की पीजीआई ये भी प्रशासन राय है है उसकी कि जो कोशिश लोग है। पहले जी। से बीमार हैं उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? जी बिल्कुल, इसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको खासकर ध्यान रखना चाहिए। युवा जो वर्ग है उसको थोड़ा सा अब की बार ये कहा गया है कि वो थोड़ा सा सेफ हो सकता है इस वायरस से, मगर जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको खास तौर से एहतियात बरतना चाहिए, उनको सुरक्षा बरतनी चाहिए। और अगर किसी को कोई हल्की फुल्की जो प्राथमिक लक्षण होते हैं बीमारी के, अगर वो आते हैं H3N2 के, तो तुरंत जो चिकित्सक है उसके पास जाना चाहिए। और जो मेडिकल जो दवाई वगैरह है वो सारी चीजें उन पर उनको प्रयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सतर्क रहेंगे, अगर आप गाइडलाइंस का पालन करेंगे तभी बचाव हो सकता है इस मामले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची, राहुल हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए सीधा कुछ मेहमान एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क करेंगे, इस मामले को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीपक शर्मा जी, जयप्रकाश जी, 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा जी स्वागत है, जयप्रकाश जी आप दोनों का। जो नई बीमारी अब आई है, सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आखिर दीपक जी इस बीमारी की पहचान कैसे होगी, पता कैसे चलेगा? वो जनवरी में शुरू होता है और लगभग मार्च के आखिर तक चलता है। तो हर साल हम इसके लिए जनवरी दिसंबर से ही हम इसका जो है सर्विलेंस शुरू कर देते हैं सर। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं जैसा कि अन्य सर्दी जुकाम में आते हैं, बिल्कुल वैसे ही आते हैं, जैसा कि जुकाम होना, बुखार आना, तेज बुखार आना जी, और साथ में आपको सांस लेने में दिक्कत हो या आपको छाती में दर्द हो। तो जैसे कि बाकी चीजों के सिम्टम्स आते हैं वैसे ही इसके सिम्टम्स आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो फीवर आता है वो 2 या 3 दिन के बाद जनरली सबसाइड कर जाता है, लेकिन इसमें जो खांसी है वो लंबे समय तक रहती है।
कि पेशेंट को अगर फीवर आया है और फीवर एंड कफ है और उसने ट्रीटमेंट लिया है पैरासीटामोल लेके, तो वो फीवर तो 3 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा, पर जो खांसी है उसकी लगभग वो 3 सप्ताह तक भी रह सकती है। यानी खांसी अगर काफी दिनों तक रहती है तो समझ लीजिए कि आपको इस तरह के लक्षण है, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए मरीजों को? आशीष जी, अगर इस तरह के कोई भी अगर आपको सिम्टम लगते हैं तो मेरा आप मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से यही अनुरोध है कि एक तो खुद दवाई ना लें। सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, कि हम काउंटर पर लेकर या किसी केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, एंटीबायोटिक अननेसेसरी या जो नसेड्स है जिसमें डाइक्लो या ये होते हैं साल्ट, वो ना लें। इस तरह की ओवर द काउंटर मेडिकेशन आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में या विशेषज्ञ या किसी डॉक्टर को दिखाकर अपनी जांच जरूर करवाए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह के अगर आपको सिम्टम लगते हैं जी। तो अपना टेस्ट जरूर करवा लें। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर नजदीकी पे टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है और आपको जो उचित दवाई है वही दी जाएगी। अननेसेसरी की एंटीबायोटिक या जो नसेड्स हैं वो शरीर को नुकसान ही करते हैं, उनका यूज नहीं है। इसमें हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा है, यह क्योंकि वायरल फीवर है तो आपको लिक्विड और तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में लेने पड़ेंगे। खुद को हाइड्रेट रखें और दवाई किसी चिकित्सक की सलाह से ही लें, खुद से ना लें। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक जी, ये कितनी खतरनाक बीमारी है और कोरोना से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या संबंध है? देखिए, कोरोना जो था वो एक नोवल वायरस था, यानी कि पहली बार आया था, और दूसरा जो हमारा H3N1 है ये सीजनल फ्लू है। दोनों ही हालांकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, पर कोरोना में ये देखा गया था कि उसकी जो मोर्टेलिटी थी उसकी और जो उस वायरस के अंदर जो हॉस्पिटल का एडमिशन रेट था और प्लस में जो ऑक्सीजन की जरूरत थी लोगों को, वो कोरोना के अंदर ज्यादा थी। ये जो हमारा H3N1 है ये एक सीजनल वायरस है, तो इसमें इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम है, ऑक्सीजन की जरूरत है वो भी 8 से 10% लोगों में ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कोविड देखिए, के अंदर चिंता ये की हुआ बात था- दीपक जी इसलिए हो गई, 2 से 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस मामले को लेकर और ये पुष्टि हो चुकी गई। देखिए, जो 2 लोगों की मौत हुई है, एक कर्नाटक में और एक जींद में। जी। जो कर्नाटक के अंदर मौत हुई थी उसमें जो पेशेंट था उसका ये उसमें आया है कि उसको डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों थे, यानी कि वो थोड़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था। और जो जींद का केस था उसके अंदर भी था कि उसको लंग कैंसर पहले से ही था। तो अभी जो उसका कॉज ऑफ डेथ है उसमें H3N1 हालांकि पॉजिटिव मिला है, पर जो अभी ऑटोप्सी हो रही है या जो भी हम आगे करते हैं उसमें ये देखते हैं कि क्या जो वाकई मौत हुई है वो कैंसर की वजह से हुई थी या H3N2 की वजह से हुई थी। तो ये रिपोर्ट आना थोड़ा बाकी है। डॉक्टर जयप्रकाश जी, क्या जो लोग पहले से मरीज हैं उनको दिक्कत है, क्या उनको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? जैसे कोरोना में बताया समझाया जा रहा था कि जो लोग बीमार हैं, जिनको फेफड़े से संबंधित बीमारी है, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, तो इसमें ऐसे कौन से मरीज हैं जिनको ज्यादा देखभाल की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है? बिल्कुल आशीष जी, जैसे हमारा कोविड में था या किसी भी वायरल डिजीज फ्लू के लिए या किसी भी डिजीज के लिए रहता है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो हम बच सकते हैं। इम्यूनिटी जहां भी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, मान लो कोई एल्डर एज है, 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, बच्चे हैं, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या अपने किसी को कोमोर्बिडिटी है पहले से, किसी को डायबिटीज है, शुगर है, किसी को अस्थमा है, दमा है, कैंसर है फेफड़ों का, तो जिसमें भी उसकी जो पहले ही शरीर की क्षमता है वो काफी कम होती है, उनको तो इसमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि जो ये इन्फेक्शन फिर बैठता है तो उसमें इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बचती जिसमें आपके इम्यूनिटी कम रहती है इन एज ग्रुप में, या किसी पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है आपके अंदर डायबिटीज टाइप में। तो इनको मेरी अपील रहेगी कि खास तौर पर इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, अपना मास्क पहने, और जो हमारे बेसिक नॉर्म्स है जी, हाथ मिलाने की बजाय आप अभिवादन करें, आप हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए, और छींकने के या जो खांसी करने के हमारे जो एटिकेट्स है, कफ एटिकेट्स बोलते हैं उनको, उनका पालन जरूर होना चाहिए ताकि हम खुद भी बचें और हम दूसरों को भी बता दें। डॉक्टर जयप्रकाश जी, ये किस तरह से फैलता है? एक दूसरे में क्या फैलने की ज्यादा इसमें संभावना बनी रहती है, इसलिए मास्क लगाएं, वायरल ये डिसीज है? आशीष जी, जो ये है फ्लू, ये एयरबोर्न इन्फेक्शन है। इसमें
कि अगर आप पास में आपके कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो जो ड्रॉपलेट रहते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या छींक के जो रहते हैं, हमारी कई बार आंखों को भी विजिबल नहीं होते और दूसरा आदमी उसी हवा में सांस लेता है, तो इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। दूसरा, अगर हमने छींका है और किसी सरफेस पे कोई सिक्रीशन है हमारी, उस पे हाथ लग जाए, टच से अपने कोई कंटेमिनेटेड सरफेस पे टच करने से फैलता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट है आपका, जैसा कि मैंने कहा कि हाथ मिलाने से बचे, तो इस तरह से ये अपने फैलता है, या कांटेक्ट। डॉक्टर दीपक जी, क्या ये बीमारी हमारे बीच में पहले से मौजूद थी या एक नई बीमारी आई है ये कोरोना की तरह? नहीं सर, ये कोरोना की तरह नई बीमारी नहीं है। ये एक जो हमारे इन्फ्लुएंजा जिसको हम बोलते हैं कि सर्दी जुकाम के जो वायरस होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग तरह के वायरस होते हैं। तो उनमें से ये एक वायरस है जो पहले भी मौजूद था और पहले भी दूसरे देशों में भी और हमारे देश में भी ये मौजूद पहले से ही था। ऐसा कोई नया वायरस नहीं है। जैसे कोविड जैसे हमारा एक नया वायरस था, ऐसा ये नया वायरस नहीं है। तो दीपक जी, क्या जब बीमारियां इतनी ज्यादा फैल रही हैं तो क्या लोगों को जरूरत है अपने खान पान पे, दिनचर्या पे इस पे ध्यान देने की, ताकि इम्यूनिटी उनकी मजबूत रहे, इस तरह की बीमारियों से लड़ सकें? देखिए, बिल्कुल किसी भी बीमारी के लिए जो सबसे पहले हमारी लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो हमारी इम्यूनिटी ही होती है। तो जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, जो वायरल डिजीज है या अन्य कोई डिजीज है, और खासकर वायरल डिजीज है, वो उनको ज्यादा इफेक्ट करती है। मतलब इफेक्ट का मतलब मैं ये कहूंगा कि उनको ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकती है। जो स्वस्थ हैं उनको भी वायरस हो सकता है, लेकिन उनको इतनी दिक्कत पैदा नहीं होती है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी नेचुरली कमजोर होती है। तो उनको तो अपना खासकर ध्यान रखना है खान पान का। और दूसरा, डिहाइड्रेट नहीं होना है। जैसे डॉक्टर जयप्रकाश ने भी कहा था कि वायरल डिजीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होना है। डिहाइड्रेशन से थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, अगर आपको कोई दिक्कत है तो खुद से मेडिसिन ना लें। खासकर हम क्या होता है कि जब भी खांसी होती है हम बिना सोचे समझे जाते हैं और एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक का वायरल डिजीज के अंदर कोई रोल नहीं है। नहीं दीपक जी, ऐसा क्या करें कि इस बीमारी की चपेट में ही ना आए? ऐसे क्या उपाय है? क्या गाइडलाइन है उसका पालन ही करें, या फिर आप कुछ बता सकते हैं कि खान पान बेहतर करें, या फिर इस तरह के काम करें कि एक्सरसाइज करें जिससे हम इस तरह की बीमारियों से चपेट में ही नहीं आएंगे, या अगर आ भी गए तो वो बीमारी होगी नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वायरस को फैलने से रोकने की। तो इसमें सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कि जिनको खांसी जुकाम या सर्दी है और उनको ये लगता है कि हाँ मुझे H3N1 हो सकता है या कोई भी उनको वायरल डिजीज है, तो सबसे पहले उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उस चीज को छुपाए ना। वो खुद ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, और अगर किसी अर्जेंट वर्क से जाना भी पड़ रहा है तो वो मास्क लगा के जाएं, ताकि उनके अंदर जो बीमारी है वो दूसरों को ना फैले। और बाकी सब लोगों से मैं कहूंगा, जैसे कि कोविड के टाइम शुरू में हुआ था, हम लोगों ने इसको थोड़ा सीरियसली नहीं लिया था। तो अभी भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंपल्शन नहीं किया है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, और अगर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। और बाकी लोग जो हैं वो जब भी कहीं से बाहर जाएं और घर पे आएं तो हाथ को अच्छे से साबुन से धो लें, मुंह भी धो लें और हाथ पैर भी साबुन से अच्छी तरह धो लें। अननेसेसरी चीजों को छूने से बचें। हम मार्केट में जाते हैं, जिस तरह से हम कोरोना काल में कोरोना से बचाव के जो उपाय थे वही अमूमन बचाव के उपाय इसमें भी हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इस तरह की बीमारी अगर फैलती तो उन देशों में ज्यादा दिक्कत होती है जहां पर तादाद लोगों की ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, उनको इस तरह की बीमारी से निपटने में काफी दिक्कत होती है? और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बाजारों में या फिर अगर कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, वहां पर जा रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं? बिल्कुल आसिफ जी, जो जितने भी अपने जनसंख्या जहाँ भी ज्यादा होगी भीड़ भाड़ वाले एरिया में, वहां संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि हम उतनी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना सकते जितनी रिक्वायर्ड है। आप किसी बाजार में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी भीड़ है, लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हैं, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा इसीलिए अनुरोध था कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में बचें, और अगर आपको जाना भी पड़ रहा है, आप बाजार में जा रहे हैं या किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं, आप में जा रहे हैं, तो अपना मास्क जरूर आप लगाए रखें। एकमात्र हथियार है जो बचने का, वो मास्क है। मास्क से आप खुद भी, अगर आपके अंदर इन्फेक्शन आप दूसरों को नहीं दे रहे और आप किसी और से भी नहीं ले, तो एकमात्र जो है कि वो मास्क आप अपना जरूर पहने। घर से निकलते ही आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं तो
डॉक्टर मेरा ये दीपक जी, इस अनुरोध है। बीमारी में देखा जा रहा है जिसको ये वायरल हो रहा है, काफी लंबे वक्त तक वो वायरल से पीड़ित रहता है, बुखार काफी लंबे वक्त तक उसको रहता है। कई पीड़ित हमने ऐसे देखे। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें बुखार जो है किसी भी वायरल डिजीज के अंदर जनरली बुखार जो होता है 3 से 5 दिन में खत्म हो जाता है या मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर। उसमें उनको सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है। जब भी उनको फीवर आए पैरासीटामोल ले। जैसे कि डॉक्टर जेपी ने बताया था, हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, खासकर नसेड ले लेते हैं। उन दवाइयों से हमें बचना है। आपको दवाई लेनी है तो आप डॉक्टर की सलाह से लीजिए। दूसरा, इस वायरस के अंदर ये देखने में आया है कि जो इसमें बुखार ठीक होने के बाद जो आपकी खांसी है वो थोड़ा लंबे टाइम से रहती है। और बच्चों के अंदर अगर खांसी थोड़ा लंबे टाइम तक रहती है तो बच्चा भी परेशान रहता है और पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। तो अगर ऐसा केस होता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही वो दवाई है जो कंटिन्यू करें। आप ये ना सोचें कि भाई बुखार खत्म हो गया, अब खांसी है तो खांसी की दवाई मैं कहीं और से ले लूं। जो भी दवाई लेनी है आप अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिए। बिना डॉक्टर की सलाह से आप दवाई ना लें। दीपक वर्मा जी, क्योंकि आप दोनों वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टरों को क्या सलाह देंगे अगर इस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं, वो लोग जो दूर दराज में हैं, डॉक्टरों को क्या सलाह देंगे, इलाज में क्या कुछ बरतें? मरीजों को तो आपने बहुत सलाह दे दी। देखिए सर, हम अपनी तरफ से सावधानी यही बरतते हैं कि जब भी हम ओपीडी में पेशेंट को देखते हैं तो मास्क लगा के देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मरीज जब हमारे को दिखाने आता है तो नेचुरली उसको कफ आ भी जाती है जब वो हमें बता रहा होता है सिम्टम्स। तो ये तो मानने वाली बात है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे जो भी वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो हमारे क्लास 4 हैं, चाहे वो स्वीपर्स हैं, वो सभी रिस्क पे रहते हैं जी। तो जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है तो हम सबको एडवाइस करते हैं। और हालांकि हम कंपल्शन भी कर देते हैं कि जो भी हमारे यहाँ काम करेगा वो अपना मास्क लगाएगा, प्लस में हाथ को सैनिटाइज करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बड़ी बारीकी से समझाने के लिए और बताने के लिए कि कैसे आपको जो है इससे बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सावधान आप रहिएगा, पैनिक रहने की जरूरत नहीं है। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।